मैंने इत्मीनान का सांस लिया। यकीनन सांवली सी खुश शक्ल लड़की मौलिनी आयर होगी, जिसको मैंने मंदिर से वापस जाते हुए कृष्णा होटल का नाम बताया था। बहरा चला गया तो मैं मौलिनी आयर के बारे में सोचने लगा, कहीं ये लड़की भी दुश्मन की एजेंट ना हो, मुझे इससे दूर रहना होगा। खाना खाते हुए मैं इस किस्म के ख्यालात में उलझा हुआ था। बहरा खाली बर्तन वापस ले जाने लगा तो मैं इसे ये कहते कहते रुक गया कि अगर मेरा कोई फ़ोन आए तो कह देना कि मैं कमरे में नहीं हूँ, क्योंकि खुद मेरे गिरोह के आदमियों का फ़ोन भी आ सकता था। मैं दरवाज़ा अंदर से बंद करके लेट गया। अचानक फ़ोन की घंटी बजी। मैंने धड़कते हुए दिल के साथ रिसीवर उठाया। दूसरी तरफ से एक लड़की की आवाज़ आई। इसने अंग्रेज़ी में पूछा, मिस्टर तिवाड़ी बोल रहे हैं? ये मौलिनी आयर के सिवा और कोई लड़की नहीं हो सकती थी। तरचना पुलिस शहर में यही एक लड़की मुझे जानती थी। मैंने आहिस्ता से कहा, मैं तिवाड़ी बोल रहा हूँ। मैंने पहले भी फ़ोन किया था, तुम नहीं थे। सुनो, मैं कंदरुम मार्केट में शॉपिंग के लिए जा रही हूँ। वही मार्केट जहाँ तुमने मुझे एक दुकान से निकलते देखा था। इसी दुकान के सामने एक रेस्टोरेंट है, मैं वहाँ मौजूद हूँ, क्या तुम आओगे? मैंने जानबूझकर सवाल किया, कौन बोल रही है? लड़की की हल्की सी हंसी सुनाई दी। तुमने मुझे अभी तक नहीं पहचाना, मैं मौलिनी बोल रही हूँ, मौलिनी आयर। मैंने टेलीफोन करने और कॉफ़ी की दावत का शुक्रिया अदा करते हुए माजरत की और कहा, मैं आज शाम तक बेहद मसरूफ़ हूँ, कहीं नहीं जा सकता, फिर किसी रोज़ मिलूँगा। ये कहकर मैंने फ़ोन बंद कर दिया, लेकिन घंटी एक बार फिर बज उठी। मौलिनी मेरे एकदम फ़ोन बंद कर देने से सख्त नाराज़ थी। तुमने मेरी तौहीन की है, अब मैं तुमसे कभी बात नहीं करूँगी। और इस बार इसने फ़ोन बंद कर दिया। चलो ये भी अच्छा हुआ, जान छूटी, मैंने सोचा। लेकिन ये ख्याल अब दिल को परेशान करने लगा था कि अगर ये लड़की एजेंट है तो इसे मेरे होटल और कमरे का पता चल गया है, वो मुझे पकड़वा सकती है। फिर ख्याल आया कि आखिर मैं भी इस वक्त इंडियन मिलिट्री इंटेलिजेंस के एक बहुत बड़े सुपर गिरोह का आदमी हूँ और मेरे शनाख्ती कार्ड पर टॉप सीक्रेट नंबर B69 का नंबर लिखा है। ये लोग मेरा कुछ नहीं बिगाड़ सकते। लेकिन वही मेडिकल चेकअप वाली बात बार बार मुझे परेशान कर देती थी, क्योंकि इंडियन मिलिट्री इंटेलिजेंस ने जिस आदमी को पाकिस्तान दुश्मन मिशन के लिए चुना था और जिसको मैंने कत्ल करके ये भेस बदला था, वो भी एक पंजाबी हिंदू था। इन हकाइक के पेश नज़र ज़रूरी था कि मैं ये होटल तब्दील कर दूँ। अब सवाल ये था कि अपने गैंग के आदमियों को इतला दिए बगैर मैं होटल नहीं तब्दील कर सकता था, और इनमें से अभी तक ना तो किसी का फ़ोन आया था और ना ही वो खद्दर पोश एजेंट मिलने आया था। आखिर मैंने यही फैसला किया कि जो होगा देखा जाएगा, मुझे इसी होटल में रहना होगा। मेरे पास कोई पिस्तौल या खंजर भी नहीं था। सोचा रात को बाजार में जाकर और कुछ नहीं तो एक चाकू ही खरीद लिया जाए। रात को खाना खाने के बाद टैक्सी लेकर एक मार्केट में चला गया और चाकू खरीद कर वापस होटल में आ गया। दूसरे दिन मैंने होटल वालों को यह तासुर दिया कि मुझे बुखार है और सारा दिन अपने कमरे में पड़ा रहा। पाकिस्तान दुश्मन गैंग की जानिब से ना तो कोई फ़ोन आया और ना ही इनका कोई जासूस मुझसे मुलाकात करने आया। सारा दिन कमरे में पड़ा पहलू बदलता, अखबार पढ़ता और रेडियो सुनता रहा। रात भी इस तरह पहलू बदलते गुजर गई। अगले रोज़ दोपहर के बाद सख्त बोर हो गया। जी चाहता कि शहर की सैर को निकलूं, मगर हिफाजती तदाबीर का तकाजा यही था कि अंदर कमरे में बंद रहूं। मैं जिस होटल में ठहरा हुआ था, इसके पीछे कुशादा पार्क के किनारे एक बहुत बड़े शॉपिंग सेंटर में एक सिनेमा भी था। यहाँ ग्रेगोरी पैक की एक अंग्रेज़ी फ़िल्म चल रही थी। रात को खाना खाने के बाद दिल चाहा कि क्यों न फिल्म का आखिरी शो देखा जाए। सिनेमा घर ज़्यादा दूर भी नहीं था। चुनाचा मैं 9:45 बजे कमरा बंद करके सिनेमा घर की तरफ चल पड़ा। मैं वीरान और कम रोशन रास्ते से होता हुआ सिनेमा घर की इमारत में पहुंच गया। फिल्म शुरू हो चुकी थी। मैंने टिकट लिया और हॉल में आकर बैठ गया। पर्दा सेमी पर घोड़े दौड़ रहे थे और काउबॉय ठाएं ठाएं गोलियां चला रहे थे। इतनी तफरीह मेरे लिए काफ़ी थी। मैं फिल्म देखने में मगन हो। हॉल में ज़्यादा लोग नहीं थे। इंटरवल हुआ तो मैं कैंटीन पर कॉफ़ी पीने आ गया। ये मेरी गलती थी, मुझे सिनेमा हॉल में ही रहना चाहिए था। जनूबी हिंद में चाय कम और कॉफ़ी ज़्यादा पी जाती है। कैंटीन पर कुछ दूसरे लोग भी कॉफ़ी वगैरह पी रहे थे। कैंटीन के पहलू में एक काउंटर सा बना हुआ था जिसके ऊपर तामिल और अंग्रेज़ी में मुस्लिम बिरयानी एंड कॉफ़ी शॉप लिखा था। एक लड़का वहाँ खड़ा गाहकों के लिए कॉफ़ी बना रहा था। जनूबी हिंद के मुसलमान बिरयानी बहुत अच्छी पकाते हैं और बड़े शौक से खाते हैं। यहाँ रेलवे स्टेशन पर भी बिरयानी के पार्सल मिलते हैं। ये लोग केले के पत्तों में पैक करके मुसाफिरों को देते हैं, जिन्हें वो पार्सल कहते हैं। मुस्लिम कॉफ़ी शॉप को देखकर मैं बेख्तियार काउंटर के पास चला गया और कॉफ़ी का ऑर्डर दिया और काउंटर पर कोहनी टिका कर एक तरफ घूम कर देखा तो मेरे जिस्म में खून जैसे जम सा गया। वही कमबख्त सीक्रेट सर्विस का आदमी कोने में खड़ा किसी से बातें कर रहा था। इसने भी मुझे देख लिया था। मैंने जल्दी से रुख मोड़ लिया और कॉफ़ी की प्याली थाम कर
चुस्कियां लेने लगा, लेकिन अब कॉफी मेरे लिए जहर हो गई थी। मेरा ज़हन तेजी से काम कर रहा था कि इतने में किसी ने मेरे कांधे पर हाथ रख दिया और पंजाबी जुबान में आहिस्ता से कहा, मुसलमाना दी कॉफी बड़ी चंगी हुंदी है। पंजाबी में जुमला अदा करके इसने मुझे ये तासुर देने की कोशिश की थी कि वो मेरे दिल की गहराई तक पहुंच गया है और मेरा राज इस पर फाश हो चुका है। मेरा अंदाजा दुरुस्त निकला, वो भारतीय पंजाब पुलिस या फौज का आदमी था। मैंने अपने हवास को कतन मुंतशिर न होने दी। इस वक्त मेरी कमांडो ट्रेनिंग मेरे काम आ रही थी। मैंने मेरे एहसासात को फौलादी बना दिया था। मैंने भी पंजाबी में मुस्कुराकर जवाब दिया, हाँ जी, हमें अमृतसर में इस किस्म की कॉफ़ी नहीं मिलती। इसके होंठों पर मायने खेज मुस्कुराहट उभरी। इसकी चमकीली निगाहें मेरे दिल में उतरी जा रही थी। मेरा कांधा दबाकर बोला, पाकिस्तान में भी ऐसी कॉफ़ी नहीं मिलती होगी। मैं बिल्कुल अनजान बन गया और कहा, मैं सिर्फ एक बार ही पाकिस्तान गया हूँ जी, मुझे मालूम नहीं। इसने दूसरा हाथ जेब में डाला और पिस्तौल निकालकर अपने हाथ में थाम लिया। मिस्टर, तुम बाजी हार चुके हो। मैं तुम्हारी तलाश में सुबह से घूम रहा था। बाहर मेरी जीप खड़ी है, चुपके से मेरे आगे चल कर इसमें बैठ जाओ। अगर तुमने भागने की कोशिश की तो मेरी पिस्तौल की गोली तुम्हारी रीढ़ की हड्डी तोड़ कर रख देगी। मैंने बड़ी इत्मीनान से मुस्कुराते हुए कहा, आपको गलतफहमी हुई है। मैं पाकिस्तानी जासूस नहीं हूँ, अमृतसर का रहने वाला हिंदू हूँ। प्लास्टिक मसनूआत की कंपनी का एजेंट हूँ और यहाँ अपने माल के लिए ऑर्डर बुक करने आया हूँ। ये देखो मेरा शनाख्ती कार्ड। मैंने जेब से शनाख्ती कार्ड निकाल कर इसके सामने कर दिया। इसने कार्ड पर B69 लिखा हुआ देखा। एक लम्हे के लिए वो ठठक सा गया, मगर इस कमबख्त को मेरे मुसलमान और पाकिस्तानी जासूस होने का यकीन हो चुका था। फौरन ही पिस्तौल की नाली थोड़ी सी और आगे करके बोला, इसका मतलब है कि तुमने अपना जाल बहुत दूर तक फैला रखा है। अब तो तुम्हारी गिरफ्तारी जरूरी हो गई है। तुम हमारी सीक्रेट सर्विस को भी उल्लू बना रहे हो। चलो था, तुम्हारे मुसलमान होने का तो जाते ही पोल खुल जाए। हम सारी गुफ्तगू पंजाबी जुबान में कर रहे थे। पिस्तौल का रुख इसने यूं मेरी तरफ कर रखा था कि कोई दूसरा इसे नहीं देख सकता था। इसने पिस्तौल से मुझे आगे आगे चलने का इशारा किया। हालात का तकाजा था कि मैं खामोशी से इसकी हिदायत पर अमल करूं। सैनमा घर से निकलकर मैं कोई कमांडो अटैक कर सकता था। बदकिस्मती से इस वक्त मेरे पास चाकू भी नहीं था। मैं दरवाजे की तरफ बढ़ा तो वो बिल्कुल मेरे साथ लगकर चलने लगा। जीप तक पहुंचने से पहले कुछ कर गुजरना चाहिए था। इंटरवल खत्म होने की घंटी बजी और लोग सिनेमा हॉल के दरवाजों का रुख करने लगे। मैं खामोशी से सड़क क्रॉस करने लगा। मेरा जहन तेजी से काम कर रहा था। हम जीप के करीब पहुंच गए। इसने मुझे आगे बैठने का इशारा किया। मैं बैठ गया। अपने बाएं हाथ में थाम कर इसने पिस्तौल की नाली मेरी पसलियों के साथ लगा दी और दाएं हाथ से स्टीयरिंग संभाल कर जीप स्टार्ट कर दी। रात के 10:30 का अमल होगा। तर्चना पुलिस शहर की सड़कें ट्रैफिक से खाली थी। इसे जीप चलाने, घुमाने और स्टीयरिंग कंट्रोल करने में कोई दिक्कत पेश नहीं आ रही थी। डायल की सुई बता रही थी कि जीप 35 मील फी घंटा की रफ्तार से जा रही है। शायद पुलिस स्टेशन करीब आ रहा था। जीप की रफ्तार हल्की हो गई। मैं खुद को बिल्कुल बेबस महसूस कर रहा था, लेकिन इसी वक्त कुदरत ने मुझे एक सुनहरा मौका मुहैया किया। एक ट्रक बगली सड़क से निकलकर अचानक सामने आ गया। इसने एकदम ब्रेक लगाई और इसका बायां हाथ, जिसमें पिस्तौल था, कुदरती तौर पर स्टीयरिंग की तरफ उठा। मैंने दाएं हाथ की शदीद ज़रब इसकी कलाई पर लगाई। पिस्तौल इसके हाथ से छूट कर गिर पड़ा। मैंने पिस्तौल पर हाथ डाला तो इसने बायां हाथ मेरी गर्दन पर मारा। दूसरी तरफ ट्रक तूफानी अंदाज में हमारे पहलू से निकल गया। जीप का तवाज़न बिगड़ गया। दूसरे ही लम्हे पिस्तौल मेरे हाथ में था और इसकी नाल एजेंट की गर्दन से लगी थी। जीप को वापस मोड़ो, मैंने हुक्म दिया। इसने जीप खामोशी से मोड़ ली, मगर बहुत जल्द सड़क के किनारे ले जाकर रोक दी और बोला, तुम पुलिस की जद से नहीं बच सकोगे। मेरे साथी जो सिनेमा में मेरे साथ खड़े थे, मेरे खुफिया इशारे पर थाने खबर कर चुके हैं और वो लोग तुम्हें गिरफ्तार कर लेंगे, इसलिए बेहतर है कि खुद को मेरे हवाले कर दो। मैंने जवाब देने की बजाय ट्रिगर दबा दिया। एक धमाका हुआ। गोली इसकी गर्दन फाड़ती हुई निकल गई। खून उबल पड़ा और वो स्टीयरिंग पर झुक गया। मैंने इसे जीप से नीचे गिराया और जीप स्टार्ट करके इसे तूफानी रफ्तार से चलाता हुआ सिनेमा घर के अकब में कोई 1 फरलांग के फासले पर लाकर दरख्तों के नीचे अंधेरे में खड़ी कर दी। पिस्तौल जीप में रखा और जीप से कूद गया। मैं फुटपाथ पर दरख्तों के नीचे अंधेरे में तेज तेज चला जा रहा था। होटल की लॉबी सुनसान पड़ी थी। मैंने अपने लिबास का जायजा लिया। मेरी कमीज पर कॉलर के करीब थोड़ा सा खून लगा हुआ था। मैं गर्दन खुजाने के बहाने कॉलर को हथेली से ढांपे होटल की सीढ़ियां चढ़ने लगा। कमरे में पहुंचकर मैंने कमीज उतार कर कैंची से कॉलर काट डाला, फिर इसे पुर्जे पुर्जे करके फ्लैश में बहा दिया। पिस्तौल को खोल कर देखा। इसमें अभी गोलियां मौजूद थी।
मैंने इसे पलंग के गद्दे के नीचे छुपा दिया और बत्ती बुझाकर खिड़की से पर्दा हटाकर नीचे देखा। होटल का फ्रंट पोर्शन खाली था। मैं बिस्तर पर लेट गया। जहन में तरह तरह के ख्याल आने लगे। सुबह इस इंडियन ऑफिसर की लाश और जीप मिल जाएगी। पुलिस इस सारे इलाके की तलाशी के लिए निकल खड़ी होगी। इस सूरत में मुझे पिस्तौल अपने पास नहीं रखना चाहिए। मैं उठ बैठा। इस होटल के पिछवाड़े एक बाग था जो रात के वक्त अंधेरे में डूबा था। मैंने पिस्तौल को रुमाल में लपेटा और बाग में ले जाकर इस जगह दफन कर दिया तो मेरे जहन से एक बोझ सा उतर गया। रात के 1 बजे के करीब मुझे नींद आ गई। सुबह आंख खुली तो काफी दिन निकल आया था। नहा धोकर मैं नीचे नाश्ता करने आ गया। ब्रेकफास्ट रूम में एक गैर मुल्की सियाह जोड़ा भी नाश्ता कर रहा था। मैंने अखबार देखा। इसमें किसी CID ऑफिसर के कत्ल की खबर नहीं थी। अपने कमरे में आकर मैंने रेडियो खोला। अंग्रेजी न्यूज़ बुलेटिन शुरू हो गए। मैं गौर से सुनने लगा। ये मकामी खबरें थी। न्यूज़ कास्टर बता रहा था कि संतिया रोड पर गुज़श्ता रात इंडियन पुलिस के एक सीनियर ऑफिसर को कत्ल कर दिया गया। पुलिस सरगर्मी से कातिल को गिरफ्तार करने की कोशिश कर रही है। ख्याल है कि ये वारदात किसी गैर मुल्की जासूस ने की है। मैंने रेडियो बंद कर ली। दोपहर को पुलिस के 2 इंस्पेक्टर होटल में भी आ गए, मगर थोड़ी देर होटल के मैनेजर से बात करके वापस चले गए। होटल के मैनेजर ने अपने होटल को बदनामी से बचाने के लिए रिश्वत दे दी थी। ये बात मेरे हक में अच्छी साबित हुई। मैं पूछगछ से महफूज रहा था। मैं शाम तक अपने कमरे से नहीं निकला। अब एक नई परेशानी बार बार मेरे दिल में सर उठा रही थी। जिस ऑफिसर को मैंने हलाक किया था, इसने सिनेमा की लॉबी में खड़े अपने साथियों को खुफिया इशारे से मेरे बारे में बता दिया था। गोया उन्होंने मुझे देख लिया था और मेरी यानी कातिल की शनाख्त हो चुकी थी, और अगर इनसे आमना सामना हो गया तो वो मुझे फौरन पहचान लेगी। मैं 2 दिन तक होटल में बंद रहा। दूसरे रोज दोपहर के बाद तिरुचिरापल्ली की खूबसूरत सांवली दोशीज़ा मौलिनी आयर का फिर फोन आ गया। मैंने इसकी आवाज़ पहचान ली और खामोश रहा। वो हेलो हेलो करती रही। मौलिनी आयर बार बार मुझे पुकार रही थी। मैंने आहिस्ता से फ़ोन बंद कर दी। शाम की हल्की हल्की स्याही शहर की कुशादा सड़कों पर उतर रही थी कि मैं टहलने के लिए सड़क पर आ गया। 2 दिन कमरे में बंद रहकर मैं तंग आ गया था। कम वक्त नकाब पोश एजेंट की जानिब से भी कोई पेशरफ्त नहीं हो रही थी। कम अज़ कम इनकी तरफ से कोई इशारा मिल जाता तो मुझे इस दुश्मन शहर से निजात मिल जाती। मिशन पॉम आयल नारोमनी के महाज पर तो जैसे मौत का सन्नाटा तारी था। इनकी तरफ से आदमी तो दरकिनार कोई फ़ोन भी नहीं आया था। मैंने सिनेमा वाले शॉपिंग सेंटर की तरफ जाने के बजाय बड़ी मार्केट का रुख किया। मैं फुटपाथ पर कोठियों की दीवार के साथ साथ जा रहा था। खुली हवा ने मुझे एक नई ताजगी का एहसास दिया था। खंभों की मरकरी लाइट्स जाग रही थी। सड़क पर गाड़ियां आ जा रही थी। फुटपाथ पर भी लोगों की आमदोरफ्त जारी थी। लोगों की निगाहों से बचने के लिए मैं कोठियों के दरमियान एक ज़ैली सड़क पर चल दिया। मुझे एहसास हुआ जैसे मेरा पीछा किया जा रहा हो। जब मैं बड़ी सड़क पर आया था तो मैंने सुरमई धुंधलके में एक इंसानी जिस्म को कोने वाली खिड़की की दीवार के साथ लगे देखा था, जिसने मेरे पीछे चलना शुरू कर। एक बस स्टॉप पर मैं रुक गया कि हो सकता है ये मेरा वहम, लेकिन मुझे बस स्टॉप पर रुकते देखकर वो भी फुटपाथ पर रुक गया। मैंने सोचा कि अगर बस आ गई तो इसमें बैठ कर निकल जाऊंगा। अभी मैं इसी अधेड़बुन में था कि एक छोटी एम्बेसडी गाड़ी मेरे करीब आकर रुक गई। मैंने देखा कि तिरुचिरापल्ली की सांवली दोशीज़ा मौलिनी आयर अगली सीट पर बैठी मेरी तरफ देखकर मुस्कुरा रही थी। मिस्टर तिवाड़ी, चलो मैं तुम्हें ड्रॉप किए देती हूँ। इस वक्त ये तामिल दोशीज़ा फरिश्ता रहमत बनकर आ गई थी। मैं फ़ौरन इसकी गाड़ी में बैठ गया। इसने गाड़ी आगे बढ़ा दी। जब गाड़ी इस आदमी के करीब से गुजरी तो इसने घूर कर मुझे देखा। मैंने मौलिनी को रफ्तार तेज करने के लिए कहा तो वो मुस्कुरा कर बोली, इतनी जल्दी क्या है, आज कहाँ जा रहे हो? तुमने मेरे फ़ोन का जवाब क्यों नहीं दिया? रिसीवर उठाकर चुप क्यों रहे थे? वो अंग्रेजी जुबान में मुझसे सवाल पर सवाल किए जा रही थी और मैं सामने लगे आईने में पीछे देखने की कोशिश कर रहा था। तारीकी छा चुकी थी। मुझे वो आदमी दिखाई न दिया। हमारे पीछे कोई टैक्सी या रिक्शा भी नहीं आ रहा था। मैंने इत्मीनान का सांस लेते हुए मौलिनी से माजरत चाही और कहा कि मैंने इसकी आवाज़ नहीं पहचानी थी, मगर मैंने तो फ़ोन पर तुम्हें अपना नाम भी बताया था। मौलिनी, मैं इस शहर में परदेसी हूँ, एक फर्म का नौकर हूँ। मैं किसी जज्बाती मामले में नहीं फंसना चाहता, इसलिए फ़ोन बंद कर दिया। मौलिनी आयर खामोश रही। इसने पूछा कि मुझे कहाँ जाना है। मैंने जवाबन कहा कि यूं ही सैर के लिए निकला था। वो जल्दी से बोली, फिर मेरे साथ घर चलो, मैं तुम्हें अपना एल्बम दिखाऊंगी, कॉफ़ी बनाकर पिलाऊंगी। मैं इस वक्त किसी गुमनाम मकाम पर कुछ देर छुपकर वक्त गुजारना चाहता था, इसलिए हामी भर। वो बड़ी खुश हुई और इसने एक चौंक में गाड़ी अपने मकान की तरफ मोड़ दी। मैंने आईने में देखा, हमारे पीछे कोई गाड़ी नहीं थी। ताक़ुब करने वाला गालबन वहीं रुक गया था।
मौलिनी आयर की छोटी सी कोठी चारों तरफ से नारियल और केले के दरख्तों में घिरी हुई थी। गोल पत्थरों की एक छोटी सी रविश जमीन से 3 फुट बुलंद कोठी के चौपी बरामदे तक जाती थी। वो मुझे ड्राइंग रूम में ले गई। इसकी सजावट बेहद सादा थी। एक तरफ कोने में तानपुरा रखा था। ताक में विष्णु भगवान की मूर्ति के सामने दिया रोशन था। ये लोग विष्णु थे। इसने डेक का बटन दबा दिया। स्पीकरों में से धीमी मगर गूंजदार आवाज में सितार की धुन उभरने लगी। मैंने मौलिनी से पूछा कि क्या वो इस घर में अकेली रहती है। वो मुस्कुराकर बोली, नहीं, मैं अपने डैडी के साथ रहती हूँ। मेरी मम्मी का इंतकाल हो चुका है। मैंने पूछा, वो बच्चा किसका था जिसको पुराम में बिठाकर तुम इस रोज बाग की सैर करा रही थी। उसने कुछ शर्माते हुए कहा, वो मेरी बड़ी दीदी का बच्चा था। वो रामेश्वरम से मुझे मिलने आई थी। 2 रोज हुए वापस चली गई। ठहरो, मैं तुम्हें डैडी से मिलाती हूँ। वो पर्दा उठाकर दूसरी तरफ चली गई। मैं सारे सोफे से टिकाकर इत्मीनान से बैठ गया। फिजा में लोबान की महक रची हुई थी। डेक से सितार की आवाज मुंतशिर हो रही थी। मान सामने वाले दरवाजे का पर्दा हटा और मौलिनी आयर के साथ एक अधेड़ उम्र का दुबला पतला सांवला सा इंतहाई तेज आंख और जहीन नकूश वाला हिंदू नमदार हो। वह जनूबी हिंद के विष्णु हिंदुओं वाले सफ़ेद धोती कुर्ते में मलबूस था। मौलिनी ने डेक बंद करते हुए अंग्रेजी में मुझसे अपने बाप का तारुफ करवाया और मेरे बारे में भी अपने बाप को बताया। इसके बाप का नाम कृष्ण नायर था। वो मुझसे हाथ मिलाए बगैर मुस्कुराता हुआ मेरे सामने वाले सोफे पर बैठ गया। मौलिनी भी इसके पास ही बैठ गई। इसके बाप ने मौलिनी की तरफ देखकर कहा, बेटी, मिस्टर तिवाड़ी के लिए कॉफ़ी बनाओगी? मौलिनी उठी और दूसरे कमरे में चली गई। अब इसके बाप ने मुझसे बातें शुरू कर दी थी। वो मुझसे सवाल पर सवाल करने लगे। मेरी गोद क्या है? किस तिवाड़ी ख़ानदान के हो? मेरी कितनी बहनें हैं? अब तक शादी क्यों नहीं की? माँ बाप कहाँ रहते हैं? वगैरह वगैरह। साफ जाहिर था कि मौलिनी आयर ने अपने बाप से खुलकर कह दिया है कि वो मुझसे शादी करना चाहती है और इसका बाप मुझसे इस सिलसिले में ज़रूर पूछगछ कर रहा है। शायद इसलिए मौलिनी मुझे बार बार अपने घर बुला रही थी। मैंने आयर को अपनी नकली ज़ात और गोद के बारे में हिंदू ज़ात पात के मुताबिक जवाब दिया, जिससे ये बात वाज़ेह हो गई कि मेरा ताल्लुक़ पंजाब के एक आला हिंदू घराने से है। मौलिनी का बाप बेहद खुश हुआ। मैंने गुफ्तगू का मौजू बदलने के लिए मौलिनी के बाप से पूछा कि वो कौन सा बिजनेस करते हैं। आयर अपने गंजे सर को खुजाते हुए बोला, मैं बिजनेसमैन नहीं, पुलिसमैन। अगर मुझे नाजुक से नाजुक हालात में अपने जज्बात और हवास पर काबू पाने की ट्रेनिंग न मिली होती तो यकीनन चौंक कर उछल पड़ता, मगर मैं अपनी जगह जमकर बैठा रहा और चेहरे की मसनूई मुस्कुराहट भी कायम रखी। मौलिनी का बाप मिस्टर आयर पुलिस में एसपी था और अभी सर्विस में था। मौलिनी आ गई। इसके पीछे एक मद्रासी नौकर था जिसने कॉफ़ी की ट्रे उठा रखी थी। मौलिनी की साड़ी से अब एक नए परफ्यूम की महक उठ रही थी। नौकर काफ़ी रखकर चला गया तो मौलिनी कॉफ़ी बनाने लगी। मैं अब वहाँ से भागने की फिक्र में था। अगरचे मौलिनी का पुरकशिश चेहरा और जादूगर खुशबू मुझे जकड़े हुए थे, लेकिन मेरा एक पुलिस ऑफिसर के सामने बैठे रहना खतरनाक साबित हो सकता था। लेकिन कॉफ़ी की एक प्याली पिए बगैर वहाँ से जाना गैर शाइस्ता बात थी। मौलिनी ने कॉफ़ी की प्याली मेरी तरफ बढ़ाई। इसकी शरबती आंखों में दिलावेज मुस्कुराहट थी। मैंने भी मुस्कुराकर इसका शुक्रिया अदा किया और कॉफ़ी पीने लगा। इसका डैडी अपनी कलाई पर बंधी हुई घड़ी की तरफ देखकर बोला, बेटी, प्रादेशिक खबरों का वक्त हो गया है, ज़रा टीवी खोल देना। मौलिनी ने टीवी ऑन कर दिया। इसके डैडी ने मेरी तरफ माजरत आमेज नज़रों से देखकर कहा, सॉरी मिस्टर तिवाड़ी, एक पुलिस ऑफिसर होने के नाते मुझे अपने फ़राइज़ से हर वक्त चौकस रहना पड़ता है। दरअसल 2 रोज़ पहले पंजाब से आए हुए हमारे सेंट्रल इंटेलिजेंस डिपार्टमेंट के एक सीनियर ऑफिसर का खून हो गया था। तुमने अखबार में पढ़ा होगा, वो हमारी दरख्वास्त पर तरचनापुली में एक ख़ास मुहिम पर आया था। मौलिनी ने कॉफ़ी के कप में चमचा हिलाते हुए पूछा, डैडी, इसका कातिल अभी तक गिरफ्तार क्यों नहीं हुआ? आपकी पुलिस की तो दूर दूर तक शोहरत है कि कातिल दूसरे रोज़ ही पकड़ लिया जाता है। मिस्टर आयर की नज़रें टीवी पर जमी हुई थी जहां साबन का इश्तिहार दिखाया जा रहा था। वो मुस्कुराकर बोला, बेटी, कातिल कल तक ज़रूर पकड़ा जाएगा। हमें तो ये कोई गैर मुल्की जासूस लगता है जिसको हमारा ऑफिसर गिरफ्तार करके पुलिस स्टेशन ले जा रहा था, मगर रास्ते ही में इसे कत्ल करके फेंक दिया गया। तो दोस्तों, अगली किस्त देखने के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें, वीडियो को लाइक करें और बेल के आइकन को भी दबा दें ताकि हर जो आने वाली वीडियो है वो आपको सबसे पहले मिलती रहे।